today's topic is structural and functional anatomy of आसन, a scientific perspective. तो जैसे कि आज हमने योग दिवस पे कॉमन योगा प्रोटोकॉल किया, उसमें बहुत सारे आसन की प्रैक्टिस किया हमने, या पिछले लगभग 100 दिनों से प्रोग्राम चल रहा था। तो बहुत सारे लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं कि ठीक है हम आसन कर रहे हैं, उससे फायदा भी हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है, तो उसके पीछे की साइंस क्या है जिससे कि हमको फायदा हो रहा है। तो एग्जैक्टली उसी बात पे आज हम कुछ बात करेंगे, और हमारा मेन फोकस एक्चुअली रहेगा एनाटॉमी पे। So as you can see in the screen, I prepared mostly the images only, and through images we are going to display the importance of anatomy. So why anatomy is important during asana or for asana? So you can see here anatomical understanding will give the assessment, and assessment can give us intelligent application of that particular asana in therapeutics. Means हम आसन के द्वारा जो किसी का बीमारी को ठीक करना चाह रहे हैं उसके लिए जो इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस हो गए, साथ ही साथ सेफ, इफेक्टिव एंड थेराप्यूटिक प्रैक्टिस। बहुत बार हम आसन करते हैं, आसन करने के बाद पता चला हमारे कहीं पे पेन होना शुरू हो गया, या आसन हम किसी दर्द को दूर करने के लिए कर रहे हैं तो दर्द बढ़ गया। तो इसको बचने के लिए हमको ये चीज पता होनी चाहिए, स्पेशली जो हमको योगा थेरेपी के स्पेशलिस्ट है। तो आज के लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है, साइंटिफिक रिडक्शनिज्म इन योगा। So this lecture basically talk about the physiology, neuroscience and biomechanics, and not to diminish the wisdom of traditional, but to validate and expand and optionalize it for evidence-based clinical pedagogical applications. Means मेरा ये कतई मत नहीं है कि जो कि बताया गया उसमें कुछ भी कमियां हैं, वो बहुत अच्छे हैं, पर उसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे डिस्कस करें, कैसे अपने स्टूडेंट्स को समझाएं, उस पर मेनली हम फोकस करेंगे आज। और ज्यादातर फोकस मेरा इसी पे रहेगा कि आपको कोई ना कोई रेफरेंस भी जरूर दिया जाए, जबकि पहला ही रेफरेंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि स्टडीज सच एज दो सोर्स बाय बसिंग एट ऑल 2012 इन एविडेंस बेस्ड कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड क्रेमर एट ऑल 2013 in Journal of Pain, they have demonstrated measurable therapeutic outcomes from structured asana practice. Now here the word measurable is very important. मेजरेबल मतलब क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर होना चाहिए। ठीक है, हम सब्जेक्टिव पैरामीटर पता कर सकते हैं, पेन में रिलीफ हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गया, कोई 10 में से 5 मार्क्स दे रहा, कोई 10 में से 8 मार्क्स दे रहा, पर ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स क्या है? तो इन लोगों ने इस चीज पे बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया था, और इसी को आज हम आगे डिटेल में लिख जाएंगे। तो आसन इज ए टेक्नोलॉजी ऑफ द बॉडी, इट्स मैकेनिज्म आर डिस्क्राइबल एज दोज ऑफ एनी अदर फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो आसन एक टेक्नोलॉजी है, एक स्किल है, एक ट्रेनिंग है, इसीलिए हमें आसन किसी के पहले संरक्षण में करना चाहिए, और जब हम उसको सीख लें तभी हमको अपने आप करना चाहिए। और ये सेंटेंस किसका है? योगी BKS अयंगर जी का। So what is yogasan and why we want to understand it in scientific manner? So what is anatomy and awareness? So when anatomy informs the practice, alignment becomes intelligent and practice become transformative. So you can see a diagram, is image is here for त्रिकोण आसन, आज हमने किया भी होगा सभी ने। और आसन ऐसा नहीं होता किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे काम करने वाला है। एज यू कैन सी शोल्डर्स पे ही कुछ काम कर रहा है, हिप पे भी कर रहा है, लेग्स पे भी कर रहा है, कोर ऑफ द बॉडी पे भी काम कर रहा है, और फीट्स पे भी कर रहा है। और हर जगह का अपना एक इंपॉर्टेंस है। जस्ट यू कैन सी जॉइंट्स की बात अगर हम करें, शोल्डर जॉइंट की बात करें, तो हियर देयर विल बी एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ अपर आर्म, अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला व्हिच क्रिएट द स्पेस एंड स्टेबिलिटी। हिप्स की बात करें, अगेन देयर इज एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ बैक एंड हिप engaging the gluteal support and pelvic alignment. No, gluteal support and pelvic alignment is for जैसे कि हम आसन करते समय गिर न पड़े। आसन करते समय हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी के अंदर ही रहना चाहिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमको आसन के सही परिप्रेक्ष्य में पता होना चाहिए। कोर की तरफ बात करते हैं तो कोर मींस बैक साइड की बात करते हैं तो एंगेज द कोर सपोर्ट, स्पाइनल स्टेबिलिटी एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ पोस्चर। अभी हम इन्हीं चीजों को, इसी आसन को आगे ले चल के और भी डिटेल में बात करेंगे। तो यू कैन सी इन द साइड व्यू दैट certain muscles are also functioning on it, like primary muscles and supporting muscles. On the right side you can see some important points are written. Why it is important? तो because for the safe practice, ठीक है, हम किसी के लिए फायदे की बात कर रहे हैं तो उसको फायदा ही होना चाहिए, एटलीस्ट नुकसान ना हो। तो रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इफेक्टिव अलाइनमेंट अगर बिगड़ गया तो फिर बीमारी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। माइंड बॉडी कनेक्शन कैसे हो सकता है, इसमें हम न्यूरो साइंस में भी बात करेंगे। एंड ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच कैसे होना चाहिए। नीचे की तरफ कुछ साइंटिफिक रेफरेंसेस दिए हैं जिसको हम आगे चल के देख सकते हैं इन डिटेल। तो लेट अस डिफाइन व्हाट इज आसन।
तो सभी को पता है जो अच्छे से बैठने के लिए सुख स्थिति में बैठ जाए हम लोग उसी को आसन बोलते हैं। बट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द एनाटॉमिकल पेपर या रचना शरीर के लोग कैसे इसको समझे, तो आसन इज द बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट अंडरस्टूड not merely as a physical posture but as a system of conscious proprioception and musculoskeletal modulation. Each posture activates specific neural pathways, engages targeted muscle groups, and produces or modulates endocrinal as well as autonomic function in a measurable and reproducible manner. Now, these two words, measurable and reproducible, are one of the two most important words for any type of research. कुछ भी हम रिसर्च करते हैं अगर वो दोबारा रिपीट की जा सकती है, उसको नापा जा सकता है, वही एक रिसर्च के एविडेंस बेस्ड रिसर्च के पीछे के दो मेन पहलू होते हैं। तो दिस डेफिनेशन रिपोजाइट्स द आसन फ्रॉम द कल्चरल प्रैक्टिस टू क्लिनिकल इंटरवेंशन। तो जैसे सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे अभी 5 सिस्टम को मैंने बात किया, लाइक यू कैन सी कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन मींस अपनी बॉडी के बारे में, अपने स्पेस के बारे में जानना। तो एनहेंस बॉडी अवेयरनेस थ्रू द सेंसरी फीडबैक फ्रॉम द मसल, जॉइंट एंड ऑल द फेसियाज। तो कैसे नाप सकते हैं? इम्प्रूव बैलेंस, जॉइंट पोजीशन सेंस। जॉइंट पोजीशन सेंस अभी हम आगे बात करेंगे। रेंज ऑफ मूवमेंट के तहत उसको फिजियोथेरेपी में एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है जिससे भी चेक किया जा सकता है। देन यू कैन सी न्यूरल पाथवेज। Neural pathways basically activate the specific neural circuits that influence the movement, attention, emotion, and pain processing. What are the measurable points? Changes in brain activity, which can be searched with the MRI or EEG, improved focus and cognitive control, and ultimately pain modulations. If we talk about the musculoskeletal system, so it engages the targeted group of muscle we have already seen, which improves flexibility, stability, and joint health. How can be measured? It can be measured with the head of muscle activation, that is EMG, strength and endurance gains, and range of motion improvements. Then endocrinal functions that modulates the hormone secretion that regulate the growth. Everybody knows this. So we can check the stress levels, stress regulation, cortisol level check कर सकते हैं हम लोग। दूसरे हार्मोनल लेवल भी चेक किए जा सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर में करके। Then comes the last point, autonomic regulation. That is how other parts of body of parasympathetic and sympathetic can be controlled by this platform. So you can see the last point, like conscious practice. The practice what we are doing, the आसन जो हम लगा रहे हैं, जरूरी नहीं हमें बहुत सारे आसन लगाने आने चाहिए। जो भी हम आसन कर रहे हैं वो एक अच्छे प्रोटोकॉल से करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉन्शियस प्रैक्टिस। उसके बारे में जानना है हमको। देन व्हाट आर द सिस्टम्स व्हिच आर एक्टिवेटेड बाय दिस पर्टिकुलर आसन, हाउ वी कैन मेजर इट, एंड हाउ द इम्प्रूव्ड आउटकम विल कम, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी अ क्लिनिकल इम्पैक्ट। तो ये रहेगा हमारा मेन प्रोस्पेक्टिव आसन समझने का। सर मेरी आवाज आ रही है ना सर? आ रही बिल्कुल आ रही है। Okay, thank you. Now coming towards the biomechanics. So biomechanics एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। बायोमैकेनिक्स टर्म सुनते ही थोड़ा सा हमको डर लगने लगता है कि अभी कुछ सारा फिजिक्स का बात करने वाले हैं। उतना डिटेल में हमको जाने का जरूरत नहीं है, बस हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि लीवर्स क्या होते हैं, लीवर 1 टाइप क्या होता है, 0 टाइप क्या होता है, लोड कहाँ पे होता है, फलक्रम क्या होता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द सिस्टम इज गोइंग टू वर्क ऑन इट। So our scientific inquiry begins at the most structurally observable level, that is musculoskeletal, जो सबसे आसानी से दिख सकता है अपने को। और ये कैसे कर सकते हैं? तो यू कैन सी 3 components are there which are discussed here. Number 1 is skeletal muscle physiology. I will not go in detail what is muscle, how many type of muscles are there, and how muscle is going to act. वो कॉन्ट्रैक्ट करते, रिलैक्स करते, उससे मूवमेंट होता है बॉडी में। देन द कनेक्टिव टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट, बट हियर वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज विच आर हेल्पिंग द मसल बॉन्डिंग, लाइक कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस। Then comes the third point, which is most important, joint kinematics. Joint kinematics means understanding the joint movement and alignment principles in the critical part for safe movement. यहाँ पे जॉइंट काइनेटिक्स का मतलब है हमें कितना बेंड करना है, हम कितना कर सकते हैं एक बार में। दूसरे को देख के पता चला एक दिन के लिए जोश में आए और बहुत ज्यादा बेंड कर दिया, और अगले 15 दिन फिर हमको फिजियोथेरेपी या पंचकर्म में जाके एडमिट होना पड़ा। तो अपनी बॉडी को पहचानते हुए कितना करना है कि जिससे इंजरी ना आए, ये हमको बताएगा जॉइंट काइनेमेटिक्स। So if we integrate this particular biomechanical perspective, then we have to first observe, we have to understand which particular group of muscles are working on it. Then we have to integrate the background of that muscle, that is connective tissues and fascias. Then we have to apply the principles of kinetics, and ultimately we will transform this particular practice into a safe practice. So a biomechanically informed practice integrates structure, function and movement for optimal adaptation. Optimal adaptation is very important. हर पर्सन का अपना अलग एक ऑप्टिमल एडॉप्टेशन होगा जो स्लोली बढ़ भी सकता है। तो इसी
प्रिंसिपल्स पे हम आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट सम muscles movement, that is architectures of movement. So these are particular muscles, it's neither random nor aesthetic, means कोई भी आसन हम लगा रहे हैं तो 100% हमको बिलीफ होना चाहिए कि it is going to work on certain group of our muscle parts in our body. So you can see some, again I am giving a reference of a book also, the key muscles of yoga करके एक बुक है, रे लॉन्ग 2009 में ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, जिन्होंने मसल ग्रुप जो सिनर्जिस्टिक एंड प्राइमरी मसल्स ग्रुप होते हैं अक्रॉस 85 क्लासिकल आसन्स को डिस्क्राइब करके अपनी बुक में बता रखा है। जैसे कि 3 एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है, लाइक वीरभद्रासन, दैट इज वेरियर वन, एक्टिवेट्स द ग्लूटियल ग्रुप, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, इरेक्टर स्पाइनी, व्हाइल इसेंट्रिकली लोडिंग द इलियोपस ऑफ द ट्रेलिंग लिम्ब। अभी इसेंट्रिक का मतलब क्या मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको। Then Paschimottanasana engages the hamstrings. Hamstrings सबको पता होंगे, bicep femoris, semitendinosus, semimembranosus, and erector spinae group. Erector spinae back में जो सबसे true muscles होते हैं उनको बोलते हैं। Then Chaturanga Dandasana, the function as the modified flank, receiving the coordination of serratus anterior pectoris, means वो ऊपर chest की तरफ की बात कर रहे हैं। So the progressive and repeated engagement of these muscles under controlled loading conditions lead to improved motor unit recruitment, फाइबर, एंड्योरेंस एंड पोस्टरल स्टेबिलिटी। मतलब क्या हुआ इस चीज का, अगर हम मसल को जानते हुए उनको सही मात्रा में लोड देते हुए, फोर्स देते हुए, धीरे धीरे लगातार अगर उस चीज को काम करते हैं तो वो मसल्स अपने आप डेवलप होगी, पोस्टरल स्टेबिलिटी बढ़ाएगी और हमारी बॉडी के जितने भी उस एरिया से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उनको इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो टारगेटेड मसल एंगेजमेंट, कंट्रोल लोडिंग, इंप्रूव मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट, एनहेंस एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ, अल्टीमेटली प्रोवाइड टू ग्रेट पोस्टरल स्टेबिलिटी। पोस्चर का बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। नाउ यू सी दिस स्लाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो अपने सिलेबस में भी जुड़ गया है यूजी के, देयर इज मसल मूवमेंट इन योग आसन करके एक चैप्टर भी है अपने पास। तो वहां पे देखो क्या होता है कि अपने जो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, अगर आसन से रिलेटेड हम बात करें तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक एंड होल्डिंग। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, दैट इज शॉर्टिंग, यहाँ पे मसल केवल शॉर्ट हो गया। eccentric contraction, lengthening under the tension, and isotonic contraction, dynamic shortening and lengthening, both are going to occur। एक एक करके बात करते हैं आराम से। तो आइसोमेट्रिक क्या होता है, मसल्स क्रिएट टेंशन बट लर्न डज नॉट चेंजेस, देयर इज नो विजिबल मूवमेंट, कोई मूवमेंट होते हुए नहीं दिखाई देगा हमको। जैसे कि वीरभद्रासन वॉरियर 2 में होल्डिंग करके जरूरत है, जब आप आसन के पोस्चर में फाइनल पोस्चर में जाते हो तो बोला जाता है 30 सेकंड्स के लिए रुको, या 10 तक काउंट करो, 20 तक काउंट करो। वो काउंट करना, वो रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी समय क्या होगा, आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्शन शुरू होंगे। कहाँ पे होता है, जहाँ पे होल्डिंग पोस्चर्स होते हैं, बैलेंसिंग होता है या कोर स्टेबिलिटी होता है। तो बेनिफिट क्या क्या होते हैं, ये स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए होता है, पोस्टरल एंड्योरेंस के लिए होता है और स्टेबिलिटी के लिए होता है। जैसे कोई जिम गया होगा तो उसको पता, कभी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराए जाते हैं, कभी फ्लेक्सिबिलिटी, तो बिना जिम जाए भी हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। Then comes the concentric contraction, that is shortening. Muscle shortens by producing the force। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बॉडी में मूवमेंट हो सकता है या होगा। जैसे उत्कटासन, जो कमिंग अप फ्रॉम सिटिंग पोस्चर, पहले हम चेयर पोर्शन पे बैठे फिर आके खड़े हो गए, तो जब खड़े हुए तब क्या हुआ, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ। लिफ्टिंग, जब भी कोई बॉडी वेट उठाते हैं, लिफ्टिंग करते हैं या बैठे हुए उठ जाए, राइजिंग करते हैं या कमिंग अप करते हैं। बेनिफिट क्या है, अगेन दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग पावर और एक्टिव मूवमेंट से ज्वाइंट पे फंक्शन करने जा रहा है। देख रहे हैं आप, ज्वाइंट से चेयर पोर्शन पे बैठे हैं तो नी ज्वाइंट का काफी मूवमेंट हो रहा है, फिर वो स्ट्रेटन हो गया, तो ये आएगा कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस में। देन कम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मसल लेंथन while controlling the movement, it resists and lowers the body, like चतुरंग दंड आसना। तो इसमें क्या करते हैं, पेक्टोरलिस एंड ट्राइसेप जो होते हैं वो बॉडी की लेंथ को बढ़ाते हैं, हम अपनी बॉडी को फ्लेक्स करते हैं और धीरे से उसको लोअर करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मसल्स का लेंथ बढ़ेगा। तो वेयर टू यूज, जब हम किसी बॉडी आसन में लोअरिंग कर रहे हैं, डिसेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल डिसेंडिंग, धीरे धीरे डिसेंड होना है, एकदम से नहीं होना है। बेनिफिट क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इंप्रूव द कंट्रोल, there will be joint protection and ultimately strengthening will be there। and the last come the most famous one, that is isotonic contraction। इसमें क्या होता है, डायनेमिक रहता है, ये शॉर्टनिंग होगा, फिर अगले आसन में लेंथनिंग होगा, फिर अगले पार्ट में लेंथ। इसका बेस्ट एग्जांपल है सूर्य नमस्कार। तो यहाँ क्या होता है, एक रेपिटेटिव मूवमेंट कंटिन्यू करते रहते हैं हम लोग, पहले शॉर्टनिंग करेंगे, फिर स्ट्रेटनिंग करेंगे, फिर उसको फिर कंसेंट्रिक में लाएंगे, आइसोमेट्रिक में लाएंगे, सारे मूवमेंट एक साथ चलते रहेंगे। तो ये क्या करता है, ये स्टेमिना बढ़ाता है, एनहेंसेस द एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, flexibility and strength। So these are 4 basic type of muscle contraction which occurs in asana practice। I think it will be clear to you by examples।
नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कनेक्टिव टिश्यू डायनेमिक्स। अब मसल्स का बात हो गया, फिर हम लोग थोड़ा कनेक्टिव टिश्यू का बात कर लेते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू आई थिंक एवरीबडी नो, वी ऑल आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड ओनली। तो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, प्राइमरी कंपोज ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन, प्रोटोग्लॉकिन्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस। अब कोई मसल्स पे काम हुआ, कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके लेंथनिंग या शॉर्टनिंग करेगा कहाँ, तो वो करता है ग्राउंड सब्सटेंस को मूव कराता है। तो फेसिया, टेंडन्स, लिगामेंट अंडरगो विस्को इलास्टिक डिफॉर्मेशन। This word viscoelastic deformation is very important under sustained tensile stress. Now this word along with visco means जब भी कोई पोज या आसन हम लगाएं तो हर स्टेप पे कुछ सेकंड रुकना चाहिए हमको, तभी जो है बॉडी पे वो फंक्शन करने के शुरुआत होगा। अगर हम बहुत तेजी से कोई आसन लगाते जा रहे हैं तो क्या होगा, ये विस्को इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा वहां पे। तो उस पर्टिकुलर पार्ट का बॉडी का जो मसल्स है जो एक्टिवेट करना चाहते थे हम लोग, वो उतने अच्छे से नहीं होगा। जैसे कि एक रिसर्च में भी प्रूफ हुआ है, सेल्फ एट ऑल 1221 में इन जनरल ऑफ बॉडी मार्क एंड मूवमेंट थेरेपीज में डेमोन्स्ट्रेट किया दैट फेशियल मूवमेंट कंटेन्स कॉन्ट्रेक्टाइल माइकोब्लास्ट। जो मायोब्लास्ट होते हैं वही आपको पता ही है सबको कि मायोब्लास्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द मसल फाइबर्स आल्सो व्हिच आर कैपेबल ऑफ एक्टिव स्टिफनेस मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा, डीप एंड सस्टेन आसन होल्ड। ना होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्लाई ग्रेजुअल कंसिस्टेंट मैकेनिकल लोड टू द कनेक्टिव टिश्यू। मैं फिर याद दिलाऊंगा कि हम लोग बायोमैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। देन विस्कोइलास्टिक एडॉप्टेशन विल बी हैपन। विस्कोइलास्टिक मींस थोड़ा लेंथनिंग होगा, यहाँ पे कुछ लेंथनिंग होगा। तो विसिया, टेंडन, लिगामेंट, व्हाटएवर ग्राउंड फोर्सेस आर प्रेजेंट अराउंड दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी वेयर द फोर्स इज बीन अप्लाइड, दैट पार्ट विल नाउ लेंथन। वो फ्लेक्सिबल होने का कोशिश करेगा। उससे क्या होगा, मायोफाइब्रोब्लास्ट जो एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होने से जो स्टिफनेस है वहां पे, जो टेंशन है उसको रेगुलेट हो जाएगा। तो बॉडी को फायदा क्या होगा, improve mobility, posture resilience एंड बॉडी वाइड फंक्शनल इंटीग्रेशन। तो जितने भी बॉडी के फंक्शंस होंगे, तभी क्या होता है कि हम एक आसन लगाते हैं, ठीक है, हम याद करके ऐसा रखते हैं कि इस आसन को करने से ये फायदा होता है, पर एक्चुअली वो फायदा सभी कहीं हो रहा होगा क्योंकि ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादातर जगह के उससे मूवमेंट में आ जाते हैं। तो दिस वाज अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू डायनेमिक्स अंडर द हेडिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। नाउ विल टॉक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जॉइंट मैकेनिक्स। और दिस पार्ट इज आई हैव आल्सो गिवन हेडिंग स्लैश करके, इंजरी प्रिवेंशन में भी बहुत हेल्प होने वाला है। तो अ बायोमैकेनिकली साउंड आसन प्रैक्टिस रिक्वायर्स अ थॉरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉइंट एनाटॉमी, अर्थोकाइनेमेटिक्स एंड क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिस अलाइनमेंट। नाम सुनने से लग रहा बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट वन बाय वन। तो ईच मेजर जॉइंट कैरीज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स विच डिफाइन सेफ रेंज ऑफ मोशन, ROM बोलते हैं इसको। वेल इंटेलिजेंट आसन प्रैक्टिस वर्क विद इन दैट पर्टिकुलर ROM ओनली। और वो धीरे धीरे हम बढ़ा भी सकते हैं जिससे कि न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन उस बॉडी पार्ट का होता रहे। तो क्या क्या समझना है हमको, अंडरस्टैंड द जॉइंट स्ट्रक्चर। तो like we all are student of Rachna series, we know joint structure, there is capsule, there is ligaments, there are certain part which are restricting muscles, there are certain part which are synergistic muscles, then alignment intelligently not rigidly। तो जब पता चला पहली बार आप आसन लगाने जा रहे हो तो बहुत रिजिड नहीं रहना है, जितना हो सके उतना करो, धीरे धीरे उस मूवमेंट को होल्ड कर करके बढ़ाना है, प्रोग्रेस विद इन द सेफ लिमिट्स। और ये अपनी बॉडी को हम खुद पढ़ा रहे हैं कि न्यूरोमस्कुलर एजुकेशन से रिस्क कैसे कम हो सकते हैं। फिर दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। पहला हिप जॉइंट के एग्जांपल, बॉल एंड सॉकेट काइनेमेटिक्स। तो बद्ध कोण आसन जो होता है, आज हमने लगाया होगा ये आसन। तो हिप मस्ट एक्सटर्नली रोटेट व्हाइल मेंटेनिंग द फीमोरल हेड कंसंट्रेशन विद इन द एसिटाबुलम। तो बायोमैकेनिकल कंसिडरेशन यहाँ क्या क्या हुआ, femoral head centration, maintain the centration to ensure the joint congruency and reduce the lateral stress। ROM लिमिटेशन जितना हो सके उतना करना है। कई बार होता है कि मूला बंद के पड़ोस में एक बार में ले आओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो जितना हो सकता है उतना करना, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव एडॉप्टेशन होगा। तो न्यूरोमस्कुलर जो वहां पार्ट है वो गाइड करेगा कि अगली बार और धीरे से काम हो। रिस्क फैक्टर्स क्या है, देयर इज बोनी मॉर्फोलॉजी लिमिटेशन, एक्सेसिव फोर्स करेंगे तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है, पुअर मोटर कंट्रोल या मिस अलाइनमेंट होगा तो उससे भी प्रॉब्लम होगा। कई बार कुछ सिंड्रोम्स या कुछ डिजीज भी ऐसे हो जाते हैं जो मॉर्फोलॉजी की ROM को चेंज कर देते हैं। इसलिए हर प्रैक्टिशनर को पहले अपनी बॉडी समझ लेना चाहिए कि हमें कितना फोर्स दे सकते हैं हम लोग। ऐसे एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने दिया है नी जॉइंट के बारे में। सो इन पोसेज जस्ट लाइक सुखासन जिसे हम लगाते हैं, पद्मासन लगाते हैं, द नी सब्जेक्टेड टू सिग्निफिकेंट टॉर्सनल स्ट्रेस व्हेन हिप मोबिलिटी इज इनसफिशिएंट एंड रोटेशन इज कंपेंसेटेड एट नी जॉइंट। यहाँ भी बायोमैकेनिकल कंसिडरेशंस हैं, लाइक medial collateral ligament is the particularly susceptible for
इंजरी है। तो उसको इतना फोर्सफुल नहीं करना है, जितना हो सके आप पैर पे पैर चढ़ा के बैठ सकते हैं तो बैठिए, अदरवाइज नॉर्मल जैसे हम पैरों को फोल्ड करके बैठते हैं वैसे भी बैठ सकते हैं हम लोग। तो इससे रिस्क फैक्टर्स कम हो जाएंगे। और एक यहाँ पे स्टडी के बारे में बताया गया, देयर इज ए वेल डॉक्यूमेंटेड कॉज ऑफ मीडियल मेनिस्कस एंड कोलेटरल लिगामेंट इंजरी इन योगा प्रैक्टिस बाय द क्रीमर एट ऑल 2016 ऑर्थोपेडिक जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। सो इफ वी नो आवर बॉडी आवर जॉइंट्स रेंज ऑफ मूवमेंट हम जानते हैं, बहुत दिन से हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, कभी नहीं की है, आसन नहीं किया है, तो हमारी बॉडी रिजिड हो जाता है। तो स्लोली स्लोली रेंज ऑफ मोशन को हमको पता करते हैं, हमको पता चल गया लाइक नी जॉइंट के भी बेंड एट 75 डिग्री मैक्सिमम। तो हमको शुरू करना है, अगर 15 भी नहीं हो रहा तो पहले 15 पे कोशिश करना है, 30 पे करना है, फिर धीरे धीरे आरएम, लेकिन 75 के आगे कभी नहीं ले जाना है। ठीक है। और प्लस एजिंग का भी ध्यान रखना है, कैसे कैसे, और भी कोई डिजीज तो नहीं, कोई अर्थराइटिस टाइप का तो नहीं है। सो प्रिंसिपल्स कैसे कैसे, तो एक्सेस द एनाटॉमी, अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर लिमिट्स, respect the ROM, work within the safe range, neuromuscular control for the stability and alignment, progress gradually, धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, जिससे क्या होगा, it prevents the injury. So this was the principle of joint mechanics for injury prevention. एक ये बहुत डिटेल में एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। तो ये सबसे अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल है, पूरा धनुरासन, ऊर्ध्व धनुरासन, इसको व्हील पोज भी कहते हैं। यू कैन सी एवरी जॉइंट पे कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। शोल्डर जॉइंट देखो, थोरैसिक माइन, लंबर स्पाइन, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, तो बहुत सारी चीजों पे एक साथ फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे कोशिश क्या करना है कि पैरों पे और हाथ की तरफ, दोनों फुट और पाम पे 50-50 बॉडी का पोर्शन जो वेट है वो डिवाइड होना चाहिए। देन दिस आसन विल बी अ अलाइन्ड आसन। अदरवाइज you can see so many problems are there, elbow flares out, keep arm parallel, hands can come too close to the feet, lower back compression हो सकता है, knee spray outward हो सकते हैं। तो इन सबको अगर हम कंट्रोल रखते हैं तो न्यूरोवस्कुलर कंट्रोल आएगा, मसल्स वर्किंग इन सिनर्जी होगा, मीन्स एक साथ आपस में मिलजुल के काम करेंगे सारे मसल्स, और एक परफेक्ट आसन अपने थेरेपेटिक यूटिलिटी को पूरा आपको देगा, अगर आप सही से जॉइंट मैकेनिक्स को ध्यान रखते हुए करते हैं। अगेन आई विल से, आसन हमेशा पहले सिंपल आसन हो चाहे टफ आसन हो, पहले जरूर ट्रेनर के साथ करनी चाहिए अपने को, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। Now this was the part, what was first part, that is biomechanics related to asan. I think it is clear to everyone. Now we will move for the next part, that is nervous system. So like we have seen that muscles or muscles, joint and all these were architecture of the movement, but actually nervous system is master architect. ये एक्चुअली हर चीज को कंट्रोल करने वाला है। तो इन आसन प्रैक्टिस द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्ट इन कंसर्न to the coordinate muscle activation pattern, regular posture tone, modulate pain threshold, and govern the autonomic balances that underpins the therapeutic benefits of practice. So you can see 4 components are there. First of all, peripheral receptors, यहाँ से हमको रिसेप्शन मिलता है, लाइक मसल स्पिंडल, गोल्गी, टेंडन ऑर्गन्स, रफनेस, एंडिंग, स्पेसिसनेस, और भी बहुत सारे मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमको कोई भी मैसेज पहुंचाते हैं। देन इट गोज टू द असेंडिंग पाथवेज, एक पाथवे जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जहां भी मैकेनो रिसेप्टर्स है उसके बाद वो स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स में जाएगा, फिर एलएमएल से होते हुए, ऑटोनॉमिक से होते हुए ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ जाएगा। सिग्नल ट्रावर्स बाय मीडियल लेमिनिस्कस स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट टू सबकॉर्टियल एंड कॉर्टियल सेंटर्स एंड प्रोवाइड्स द न्यूरल बेसिस फॉर अवेयरनेस। तो आसन सही है, आप सही बैठे हो। कभी हमने वृक्ष आसन लगाया हो तो जब आंख खोल के लगाते हैं तो ज्यादातर हम सही लगा लेते हैं या खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आइज क्लोज करते हैं तब एक तरफ झुकने लगते हैं। तो वो पार्ट क्या है, वो धीरे धीरे हमको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करना सिखाएगा। देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। देन कम्स कॉर्टिकल इंटीग्रेशन, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स की बात करेंगे, प्री मोटर मोटर कॉर्टेक्स पे बात करेंगे। देन ऑटोनॉमिक मॉड्यूलेशन, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को इक्वल बैलेंस में रखेंगे। देन दिस पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम विल एक्ट ऑन इट। तो इम्प्रूव मूवमेंट एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी, it goes toward the enhanced body awareness, it reduces the pain and improves the functions, balances autonomic state and stress resilience, and ultimately we can go the perfect asana. So what is proprioception and what is the role of thalamus? So proprioception means the sense of inner self in the space, means अपनी बॉडी के अंदर कोई पार्ट्स को अपने आप समझना है। इट इज न्यूरो एनाटॉमिकल सबस्ट्रेट which involves a precise organized hierarchy of receptors, ascending traits, thalamic relay nuclei and cortical processing regions. तो जैसा आसन है वो आसन परफेक्ट है कि नहीं, हमको बताता कौन है, ये हमको बताता है जो सिग्नल्स हमारी बॉडी से जा रहे हैं थैलेमस के थ्रू नर्वस सिस्टम में, वो हमको ये कंफर्म करके बताने वाला है। तो देयर आर 2 बेसिकल पार्ट्स, द मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे,
सारे जो हमारे गुरुजन है या जो कलीग्स है मेरे, उन सबको ये आता है, वो स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लग सकता है. So there may be some particular part. You can see a leg is shown here, the muscle spindle and joint receptors. They will go to the dorsal column. Through dorsal column, they will go to medical nuclei. Then they will go to the BPL nuclei part of the thalamus, and ultimately they will go to the primary somatosensory cortex. That's called S1. So this pathway is neuroanatomical basis for conscious awareness of limb position. आपका limb position perfect है कि नहीं है, ये वाला pathway आपको clear करके बताएगा कि आपका आसन practice सही चल रहा है. Then comes higher parts में premotor and somatosensory cortex activation. So दो studies हैं जो बहुत अच्छे लगे मुझको. एक स्टडी यहाँ पे बताया गया कि that Willimer et al. 2015 found that experienced yoga practitioners showed greater cortical thickness in S1 and insular cortex. This cortical remodeling represents a neuroplastic adaptation to sustain proprioceptive training. If we do asan इन लॉन्ग टर्म, लगातार आसन प्रैक्टिस करते हो और उसको हम लोग माइंडफुली करते हैं, मीन्स बॉडी को समझते हुए करते हैं, तो ये प्लास्टिसिटी को भी इंप्रूव करता है. प्लास्टिसिटी मीन्स न्यूरल को, जो जैसे हमको समझ आ कि न्यूरल एक समय के बाद ज्यादातर डेवलप नहीं हो पाते, फर्दर ग्रोथ नहीं होता, लेकिन यहाँ भी वो उनको मॉड्यूलेट करने का ताकत रखता है. अब जैसे ब्रेन के एरियाज में आप देख सकते हो स्टडीज में, तो S1 कॉर्टेक्स जो भी एक्सपीरियंस योगा प्रैक्टिशनर है और जो नॉन प्रैक्टिशनर है उनका, तो इन दोनों में आपको थिकनिंग में चेंजेस मिल जाएंगे. तो क्या हुआ यहाँ पे, रिसेप्टर आया, रिसेप्टर ने उसको असेंडिंग ट्रैक्ट से थ्रू ऊपर भेजा, थैलेमिक रिले न्यूक्लियाई पहुंचा, कॉर्टिकल प्रोसेसिंग हुई. तो दो एग्जांपल फिर हुए जो हमने पहले पढ़े थे, उसी पे वापस आते हैं हम लोग. तो हिप ज्वाइंट बद्ध कोणासन और नी ज्वाइंट पे दोबारा हुआ था जो पद्मासन या लोटस प्रैक्टिस. तो दीज पर्टिकुलर पार्ट्स when they will go through the muscular skeletal force alignment, neurological, then endocrine, then cardiovascular and respiratory, the whole system is going to work in coordination, and then we are going to get the perfect result. Now we'll talk especially about the brain part, means somatosensory area cortex activation कैसे होगा जब हम कोई आसन लगाते हैं. तो again the example is here is Vrikshasana or Veerbhadrasana only. So what are the key brain region which will be involved in doing particular asana? The premotor cortex, that is Brodmann's area number 6, responsible for planning and sequencing of the movement. तो उस आसन के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए जो हम करने जा रहे हैं, जिससे कि ब्रेन हमारे उसके लिए रेडी रहे पहले से, या इसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद ये स्टेप आएगा. तो दिस इज कॉल्ड एज that particular part will ready. And then supplementary motor area for coordinating internally, generate the movement sequence, तो integrate postures, timing and bilateral coordination. उससे क्या फायदा होगा हमारे पास, उसके बाद प्रोप्रियोसेप्टिव लूप शुरू हो जाएगा. दैट इज इंटेंशन एंड प्लानिंग हमने कर लिया, मोटर और मूवमेंट एक्सिक्यूशन होगा, प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक जाएंगे थ्रू मोटर स्पिंडल, गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स और जॉइंट रिसेप्टर्स के थ्रू, एंड सोमेटोसेंसरी एरिया उस चीज को पढ़ेगा और उसका इंफॉर्मेशन वापस फिर करेक्शन करने के लिए भेजेगा. मान लीजिए आपने आसन लगाया और आप खड़े नहीं हो पा रहे एक पैर पे, तो ये सिग्नल ब्रेन के पास जाएगा और धीरे धीरे ब्रेन उसको स्टडी करके आपको सीधे खड़े होने में या पोस्चर को परफेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे वृक्षासन यहाँ पे दिया हुआ है. तो एविडेंसेस जो हमको मिले हैं, देख MRI स्टडीज शोज इंक्रीज एक्टिवेशन इन S1, S2 एंड SPL ड्यूरिंग प्रोप्रियोसेप्टिवली डिमांडिंग बैलेंस टास्क. तो ये एक मॉडर्न का एक्सरसाइज बेस्ड पेपर हुआ था, लेकिन इसको हम जैसे जो प्रोप्रियोसेप्टिवली डिमांडिंग बैलेंस जैसे कि वृक्षासन का दिया है, उसके थ्रू भी हम इसको कोरिलेट करके बात कर सकते हैं. बाकी एक और एग्जांपल यहाँ पे है जो बता रहा है कि एक्सपीरियंस योगा प्रैक्टिशनर शोज ग्रेटिकल, जैसे पिछला बात की हमने, कॉर्टिकल थिकनेस. सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिक एडॉप्टेशन. तो स्लोली इफ वी डू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रैक्टिस, हमारे ब्रेन कंट्रोल करना सीख जाता है पोस्चर्स को, और ये फिर क्या करता है, रिजुविनेशन में काम करता है, टोटल रिजुविनेट करेगा बॉडी. और जो एजिंग हो रही है उसमें, जो एजिंग में धीरे धीरे जो मेमोरी लॉस होता है या बॉडी के फंक्शंस पे कंट्रोल कम होने लगता है, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ सकता है, जो कि हमारा थीम भी है योगा फॉर हेल्दी एजिंग. तो एनहेंसेस बॉडी अवेयरनेस, इंप्रूव्स बैलेंस एंड पोस्चरल कंट्रोल एंड मूवमेंट प्रिसीजन. अब ये आसन क्या है, आप कोई 80 प्लस या 75 प्लस के कर रहे हैं तो उनको इतना आसान है, उनको अगर वॉकिंग भी उनके प्रॉपर मूवमेंट्स हो रहे हैं वॉकिंग में और कोऑर्डिनेट होकर बॉडी हो रहा है, जो नॉर्मल स्टैंड है वही चल रहा है, तो वो भी एक तरह का उनके लिए योगासन नहीं है. इट सपोर्ट्स द पेन मॉड्यूलेशन एंड मोटर कंट्रोल, इट एड्स द बैलेंस रिहेबिलिटेशन एंड फॉल प्रिवेंशन. देखो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉल प्रिवेंशन, एंड प्रमोट्स द हेल्दी एजिंग थ्रू द न्यूरोप्लास्टिक रेजिलियंस. तो ये आसन प्रैक्टिस हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी इंप्रूव करता है, ये कई स्टडीज ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑटोनॉमिक बैलेंस. ऑटोनॉमिक जैसे हमने
पढ़ ही रखा है कि ऑटोनोमिक मीन्स सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का बात करेंगे हम लोग। तो सिंपैथेटिक मीन्स फाइट और फ्लाइट और पैरासिम्पैथेटिक मीन्स रेस्ट डाइजेस्ट एंड रिपेयर। तो हमारा मेन फोकस इसी पार्ट पर रहेगा, रेस्ट डाइजेस्ट एंड रिपेयर। तो हाउ आसन शिफ्ट द एएनएस। तो अगर हमारा कोई बॉडी में पार्ट्स या सिंपैथेटिक पार्ट ज्यादा एक्टिवेट हो रखे हैं और हम सिंपल एक सुख आसन में बैठ जाते हैं केवल थोड़ी देर के लिए, तब भी क्या होगा, वो पीएनएस को एक्टिवेट कर देगा। और जितने भी ग्रीन फिगर्स, हम रेड फिगर्स दिख रहे हैं जैसे हार्ट का, ब्रेन का, ये सारे ग्रीन की तरफ, रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन की तरफ आ जाएगा। अगेन देयर आर सर्टेन पेपर्स यू कैन सी, yoga and asana practices have shown increased parasympathetic activity positively affect the cardiovascular health, reduce cortisol, improve immune function and enhance the psychological well-being. किसके थ्रू? वेगल एक्टिवेशन एंड पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस इफेक्ट ऑफ रेस्ट डाइजेस्ट रिपेयर हीलिंग एंड होम्योस्टेसिस। सेकेंड पार्ट आता है हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम। जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि ईयर के केवल एक ही फंक्शन नहीं होता है, हियरिंग, द मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द पोजिशनिंग विच इज गोन थ्रू द वेस्टिबुलर कैनाल्स। तो वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स इन इनर ईयर डिटेक्ट द हेड मोशंस एंड लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशंस। वो बैलेंस में काम आता है, लाइक वेस्टिबुलर इनपुट विजुअल इनपुट, उन दोनों के साथ प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट वो जाता है वेस्टिबुलर न्यूक्लाई के थ्रू ब्रेन के पार्ट्स, और फिर क्या होता है, पोस्चर का इंप्रूवमेंट शुरू हो जाता है। ओके, देन व्हाट इज द रोल ऑफ क्यूटेनियस टचेस। तो क्यूटेनियस टच हमारे लिए सिंपल से समझना है, देयर आर मैकेनोरिसेप्टर, जहां से कुछ फीलिंग हमको आएगा और आगे के पाथवे में ये फॉलो अप होकर ऊपर जाएगा, लाइक मीसनर कॉर्पसेल्स, मार्कल्स डिस्क, पेसिनियन कॉर्पस्कल, रेफरेंस एंडिंग्स। तो ये सब हमने पढ़ा। तो यू कैन सी हियर इंक्रीज सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट ऑफ ताड़ासन माउंटेन पोज। क्या क्या करेगा, क्योंकि अब ये इंक्रीज सरफेस एरिया हमने बढ़ा है, सरफेस एरिया जब बढ़ाया तो क्यूटेनियस टच का एरिया बढ़ गया, क्यूटेनियस टच का एरिया बढ़ा तो वहां से अच्छे से सिग्नल ऊपर किया कि बॉडी का पोजीशन क्या है, और ये तीनों एक्ट अपने साथ काम कर रहा है, ऑटोनॉमिक बैलेंस भी करेगा, वेस्टिबुलर भी कर रहा है, फिर मेडिकल लेमनेस पाथवे गया जैसे हमने पिछले बात किया, सोमेटो सेंसरी ब्रेन के पार्ट में गया, और बेनिफिट क्या मिला हमको, रिफाइंड बॉडी अवेयरनेस, इंप्रूव पोस्टरल कंट्रोल, एनहेंस बैलेंस, बेटर मूवमेंट प्रिसीजन एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ फॉल। अगेन थीम के तहत ये फॉल पे ज्यादा ध्यान दिया है, एजिंग पे हमने, तो इसलिए ये ऐसा पार्ट है। तो आसन प्रैक्टिस हार्मोनाइजेस द बॉडी ब्रेन एज वेल एज नर्वस सिस्टम। नाउ दिस इज द सिंपल पार्ट, दैट इज सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को बैलेंस करने वाला पार्ट आएगा अपना। तो हाउ आसन प्रैक्टिस कैन शिफ्ट। तो आसन प्रैक्टिस स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद द कंट्रोल ब्रीदिंग। तो जैसे कि आसन सीपीआरपी किया हमने, उसके बाद प्राणायाम कराया गया हमको, तो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन जो भी किया हमने, उसके साथ जब दोनों साथ मिक्स करके हम लोग करते हैं आसन प्रैक्टिस प्लस प्राणायाम, देन व्हाट हैपेंस, इट एक्टिवेट्स पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो वाया वेगस नर्व, दैट इज नर्व नंबर 10, reduces the various factors like reduces heart rate, variability markers of sympathetic tone, and promote parasympathetic dominance. Results will be all green one, that is lower heart rate, reduce stress activity, cortisol level कम हो जाता है, अपना stress level कम हो जाता है, enhance emotional regulation, improved sleep, again a very important factor in aging, sleep कम हो जाता है, उसके लिए भी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा, बेटर इम्यून फंक्शन एंड ओवरऑल होम्योस्टेटिस एंड resilience. So एक लैंडमार्क स्टडी हुआ था by Steer et al, Journal of Alternative and Complementary Medicine, demonstrated that 12 weeks of yoga practice significantly increases thalamic GABA, that is GABA levels. और GABA levels किस में हेल्प करते हैं, वो सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक की तरफ इंक्रीज करने में अपने को हेल्प। तो इंक्रीज थैलेमिक GABA is directly neurochemical marker of enhanced parasympathetic tone and reduces the sympathetic overactivity. Now we will come to the next part, that is how endocrine system and homeostasis are going to act via or आसन। तो मेरी आवाज आ रही होगी सभी को? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। Okay, sir. Thank you, sir. So you can see there are 4 important parts here when we talk about endocrine. I think everybody knows what is endocrine. These are ductless glands, and जैसे कि बोलते हैं कि हम लोग हमारी बॉडी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है, बट इट्स बेटर टू से न्यूरो एंडोक्राइनल कंट्रोल होता है जो बॉडी को कंट्रोल करता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एचपीए एक्सिस, दैट इज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस, cortisol regulation and stress hormone normalization through the parasympathetic activation and mindful practice। ये स्ट्रेस को कम कर देगा, cortisol बैलेंस बनाएगा, काम पोस्चर देगा। Pancreatic endocrinal function, it enhances the insulin sensitivity and glucose uptake in skeletal muscles। तो जब जब रिपीटेड आसन करते हैं, देखो रिपीट करने का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, तभी जब भी कोई आपको ट्रेनर आसन कराता है तो 3 सेट या 2 सेट कराता है पूरे, एक बार से नहीं कुछ होना है, तो वो इंपॉर्टेंस है यहाँ पे रेजिलियंस लाने के लिए। देन thyroid and parathyroid mechanical hypothesis regarding the thyroxines and shoulder stand posture in related to glandular perfusions,
Then reproductive axis, the HPG axis modulates the cortisol testosterone relationship and the role of estrogen reduction in hormonal balance. The yoga practice through postures, breath regulations, relaxation and meditation ultimately helps in the modulation of endocrine axis, promoting homeostasis and holistic health. So it is correctly said yoga is a tool for endocrine hormone अलाइनिंग बॉडी माइंड एंड हार्मोन्स फॉर हेल्थ एंड रेजिलियंस. कई बार हमको लगता है कि योगा करने से या आसन करने से सिर्फ मस्कुलर स्केलेटन पे काम हो रहा है. नहीं, अल्टीमेटली काम सभी पार्ट्स में बॉडी के हो रहा है, एंडोक्राइनल इंक्लूडेड. Now I will tell you two examples here. First is the blood related to blood pressure, and next will be our related to insulin, that is diabetes. So blood pressure and cardiovascular effect with the help of asana practice. So we everybody know that India is a country where the maximum people are having hypertension. क्यों हाइपरटेंशन होता है, कैसे होता है, यह सब हम लोग पढ़े हुए हैं या पढ़ सकते हैं. एक रिव्यू यहाँ पे हुआ था, एक सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, जो दिखाता है 17 randomized controlled trials को demonstrated that yoga practice produces a significant reduction in blood pressure compared to no treatment control. It was done in 2014. You can see the results. कैसे हुआ होगा ये या इसके पीछे का कारण क्या होगा वो हमको समझना है यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमने अभी तक बात किया, बायोमैकेनिक्स, नर्वस कंट्रोल और सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक कंट्रोल, उन सबको यहाँ पे मिलके एक साथ देखेंगे. तो नंबर 1 स्टेप विल बी वेगल एक्टिवेशन, इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक टोन होगा, एनहेंसेस द वेगल एक्टिविटी विच स्लोज द हार्ट रेट, इंप्रूव द हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एंड प्रमोट्स कार्डियोवैस्कुलर रेजिलियंस. उससे क्या फायदा होगा, देयर विल बी रिड्यूस कैटेकोलामाइंस. This reduced catecholamines decreases the circulating levels of epinephrine and norepinephrine. It lowers the sympathetic drive, heart rate, peripheral resistance, and ultimately slowly blood pressure also. That decrease RAS, active RAS means renin angiotensin aldosterone system. ये क्या करता है, ये reduces angiotensin 2 formation and aldosterone secretion, leading to the lower sodium retention, blood volume and ultimately blood pressure. यही ऊपर definition लिखा हुआ था. Hypertension is the partially mediated by elevated levels of angiotensin 2, aldosterone and catecholamines. So as you can see, with the help of this particular thing, it can be done. And the key finding here is yoga is now recognized by American Heart Association as a complementary intervention for blood pressure management, AH scientific statement 2013. So by doing asana in proper manner, knowing our body, we can use it as a therapeutics also. One more example, glucose metabolism and insulin sensitivity. So मसल्स क्या होता है, स्केलेटल मसल्स हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं. रिपीटेड, अगेन द वर्ड इज रिपीटेड एंगेजमेंट ऑफ लार्ज मसल ग्रुप इंक्रीजेस GLUT4 ट्रांसपोर्टेड एक्सप्रेशन ऑफ मसल मेम्ब्रेन एंड इट व्हाट हेल्प्स, इट हेल्प्स इन द एनहेंस ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन. लाइक जैसे बोला भी जाता है खाना खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए, 200 कदम चलना चाहिए, तो उसके भी आगे थोड़ा सा हम काम कर सकते हैं. तो बाकी जैसे कैसे होगा, लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन विल इंक्रीज द कैल्शियम सिग्नलिंग, वो इंक्रीज करेगा GLUT4 ट्रांसलोकेशन टू सेल मेम्ब्रेन एंड अल्टीमेटली ग्लूकोज अपटेक विल बी इम्प्रूव्ड. तो रेगुलर आसन प्रैक्टिस भी सेम काम करके देगा अपने को. दैट इज क्रोनिक वन, अगेन द रिजल्ट विल बी इम्प्रूव्ड. AMPK means AMP activated protein kinase, the key regulator of cellular energy balance and glucose metabolism. तो एक स्टडी हुआ, वो क्या दिखाता है अपने को, 8 weeks of yoga practice in type 2 diabetes patients results in significant improvement in fasting glucose and HbA1c levels. तो कुछ आसन यहाँ पे दिए है. आई डोंट क्लेम डेट यही आसन है, बट एग्जाम्पल्स के तौर पे बता रहा हूँ केवल मैं. अर्धमतेन आसन theorized to compress and stimulate the pancreatic region. धनुरासन stimulate the abdominal viscera including pancreas, and prone pressure posture, जहाँ पे प्रेशर हम abdomen की तरफ देते हैं, वो भी पैंक्रियाटिक पे काम करते हैं. तो ये सारे आसन हमारे हमको हेल्प कर सकते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए. नाउ डायबिटीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंट है कि इंसुलिन बनी रहेगा, तो पहले हमको अपना डिजीज समझना चाहिए, फिर उसके अनुसार हम आसन कर सकते हैं. तो व्हाट इज की टेक अवे फॉर दिस स्लाइड, regular asana practices improves glucose metabolism, insulin sensitivity through the muscle activation, hormonal modulation and enhanced pancreatic juice, making it a powerful complementary therapy for prevention and management of diabetes 2 mellitus. Now किसी को अभी अभी हुआ है, प्री डायबिटिक है, अभी मेडिसिन नहीं खा रहा है, तो ये आसन अगर सही से करना शुरू कर देता है तो हो सकता है कि विदाउट मेडिसिन ऑल्सो इट कैन हेल्प हिम आउट. तो यहाँ तक हमने एक एक सिस्टम का बात किया. अब हम बात करते हैं होलिस्टिक इफेक्ट्स के. होलिस्टिक इफेक्ट मीन, जैसे मैंने पहले ही बताया, दो पढ़ने के हिसाब से वी हैव डिवाइडेड इनटू बायोमैकेनिक्स, वी हैव डिवाइडेड इनटू मसल्स, और लेकिन एक्चुअल में हमको पता है कि सारा कुछ एक साथ ही काम करने वाला है.
तो उसके बारे में हम बात करेंगे, स्पेशली बात करेंगे रेस्पिरेटरी टाइप, जहाँ पे हर बार एक लंबा सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, तो वो कैसे हमारे लिए काम करने जा रहा है, स्पेशली ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। So there will be some 3 slides here, लेकिन डायफ्रामेटिक मैकेनिक्स की बात करेंगे हम थोड़ा सा, माइंड बॉडी मैपिंग वो ज्यादा डिटेल में ही नहीं करेंगे, एंड कार्डियोवास्कुलर इंटीग्रेशन। तो यू कैन सी रेस्पिरेटरी डायफ्राम लिंक्स ब्रेथ टू द कोर स्टेबिलिटी। कोर बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हमारा पूरे बॉडी का जो कोर होता है वो स्पाइन होता है। देन मॉडलेट्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस द इंट्रा एब्डोमिनिक प्रेशर एंड इम्प्रूव्स द पोस्चर। पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी में भी पोस्चर का बहुत इंपॉर्टेंस बताया कि जिसका पोस्चर अच्छा रहता है वो थोड़ा डायनेमिक लगता है, जिसका पोस्चर खराब है वो ऑलरेडी लगता है कि किसी चीज से डिप्रेस्ड या बीमार है, जैसे कि हम देख के कई बार बता सकते हैं। तो इसको आगे देखते हैं। So respiratory foundation. तो इन आसन प्रैक्टिस कॉन्शियस मैनिपुलेशन ऑफ ब्रेथ, अपने हिसाब से ब्रेथ को कंट्रोल करना, जैसे प्राणों का आयाम बढ़ाना, एंड द पोस्चर ब्रेथ रिलेशनशिप फॉर्म द सेंट्रल थेराप्यूटिक मैकेनिज्म दैट कैस्केड्स अक्रॉस द वर्चुअली एवरी अदर फिजियोलॉजिकल सिस्टम। हो क्या रहा है, आई थिंक एवरीबॉडी नो डायफ्राम इज द की मसल फॉर इंस्पिरेशन। ये डोम शेप्ड होता है, फ्रेनिक नर्व से कंट्रोल होता है, प्राइमरी मसल फॉर इंस्पिरेशन, responsible for approximately 75% of tidal volume during the quiet respiration, and it descends during inhalation, increases the thoracic volume, decreases the interthoracic pressure, and facilitates the venous return to the right heart. इंसलेशन और एक्सलेशन दो प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे पाथवे कैसे समझेंगे, तो ड्यूरिंग डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग इन आसन, जहाँ डायफ्राम को ज्यादा यूज कर रहे हैं, लाइक कुंभक कर रहे हैं या कोई जो एक्सेल इनहेल ज्यादा कर रहे हैं, तो डायफ्राग्मेटिक डिसेंट स्टिमुलेट्स विसरल मैकेनोरिसेप्टर्स। विसरल मैकेनोरिसेप्टर्स इन द पेरिफेरल लाइनिंग एंड एब्डोमिनल रीजन पे जाएगा, वो वेगस नर्व को एफरेंट सिग्नल्स वाया वेगस के ऊपर भेजेगा। न्यूक्लियस ट्रैक्टर्स सोलिटियस एनटीएस इन मेडुला के पास जाएगा वो, एंड अल्टीमेटली इट विल मॉडुलेट ऑफ द cardiac vagal tone, increase parasympathetic dominance and lower the heart rate, improve the heart rate quality। and तो ये जो है हमारा ब्रीथिंग से कैसे हमारा टोन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो एविडेंसेस आर देयर, यू कैन सी सम पेपर एंड सम की बेनिफिट्स ऑफ डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग आर आल्सो गिवन। मींस ये भी हमको किसकी तरफ हेल्प कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक मोड की तरफ जाने में हेल्प करेगा। नाउ एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द पोस्चर, so posture is very important. So what is the anatomical connection? Again, we'll talk basically on the basis of respiratory only. So diaphragm shares the facial continuity with Swas major via medial and lateral arcuate ligaments. So chronic Swas tension common in sedentary population restrict the diaphragmatic descent and impairs the deep breathing mechanism. टाइट श्वास रहेगा तो डायफ्राम रेस्ट्रिक्ट होगा और छोटे छोटे सांस लेंगे हम लोग, तो जो इनहेल करने को बोलेंगे तो वो भी ज्यादा नहीं होगा इन स्टार्टिंग, स्लोली वी कैन इम्प्रूव। So posture, kyphosis and breathing, you can see it, thoracic kyphosis, forward head posture, increased thoracic kyphosis, reduced thoracic cage, shallow and chest dominant breathing and reduced diaphragmatic। तो ये सभी कुछ बैलेंस हो जाएगा अगर आप प्रॉपर्ली डायफ्रामेटिक सांस लेते हो या इंस्पिरेशन। तो बैलेंस हेड पोजीशन भी होगा, ओपन थोरेसिक स्पाइन करेगा, इंक्रीज थोरेसिक केज। तो ये आसन कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ आसन आते हैं, लाइक भुजंग आसन, उष्ट्रासन, promotes the thoracic extension, improve lungs expansion and enhances the diaphragmatic descent। अगर लेंथ स्पाइन का लेंथ अगर हमको इम्प्रूव करना है तो मत्स्य आसन या ताड़ आसन कर सकते हैं, रेस्टोर द स्पाइनल अलाइनमेंट, रिड्यूसेस थोरेसिक काइफोसिस, क्रिएट द स्पेस फॉर ब्रीथिंग। अगर श्वास में से को रेस्टोर करके डायफ्रामेटिक फंक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए भी आसन दिए हुए हैं। तो पैटर्न क्या होना चाहिए, पेरोक्सियल एक्सेसरी मसल ब्रीथिंग। तो इसकी जगह पे हमको करना क्या है, डायफ्रामेटिक कोस्टल ब्रीथिंग करना है। तो अल्टीमेटली इंप्रूव्ड आउटकम्स क्या क्या होंगे, इंप्रूव डायफ्रामेटिक फंक्शंस, इंक्रीज लंग वॉल्यूम्स, एनहेंस ऑक्सीजनेशन, बेटर पोस्चर एंड स्पाइन हेल्थ, reduce breathlessness, improved autonomic balances and greater resilience to strength। Again, studies has already been done by Kamenov and Matov in, this is a book name actually, provides a detailed analysis of breath spine relationship across 30 classical asana, demonstrating how postural alignment directly governs the respiratory efficacy। So posture is the container, breath is the life within it। When structure is balanced, breath become effortless। तो व्हाट इज की टेक मैसेज, तो आप आसन प्रैक्टिस हमारा पोस्चर भी सही कर सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर रेस्पिरेशन ओनली। सो these are some references, further references which I have used in this particular slide, and thank you very much for your kind attention। I think कुछ तो मैंने बताया ही होगा, बाकी हमारे गुरुजी ने के ऊपर है डिस्कशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।
Thank you, Gaurav ji. Now the session is open for question answer session. Anybody has any query, please raise your hands, or you can connect directly. You can identify yourself and please raise your questions. Thank you very much, sir. It has been a very, very, very extempore and very knowledgeful lecture, and we have touched each and every corner of nook and corner of the subject and the applicability of yoga from the modern scientific point of view. Really, it has been a mesmerizing lecture. Thank you very much, and I think everybody would have enjoyed this session. And if still they have any query, they can raise their queries. Anybody else? Thank you, sir. Thank you very much. I have tried from my side, but I want input from our teachers Yes, also. yes. सुरेश जी ने कुछ हैंड रेज किया है, सुरेश झकोटिया। सुरेश जकोटिया जी, सर नमस्कार। आपका स्वागत है। मैं थोड़ा परिचय मैं आपका देता हूं। आप हमारे राष्ट्रीय चिकित्सक प्रकोष्ठ प्रभारी हैं सर, और आपका बहुत बड़ा योगदान है चिकित्सा के क्षेत्र में है। और खाली आपका योगदान नहीं है, आप जो हमारे चिकित्सक प्रकोष्ठ के जो व्याख्यान होते हैं उसमें एक से एक अच्छे जो देश राष्ट्र के जो ख्यातनाम चिकित्सक हैं उनको जोड़ करके उनके माध्यम से हमारे सारे जो चिकित्सक हैं उनको जो उनके पास खजाना है उनको उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल भी एक व्याख्यान जय कृष्णा जी का रखा हुआ है हैदराबाद से, सर के मार्गदर्शन से ही। उनका पंचगव्य पे और पंचकर्म में बहुत अच्छा काम है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सर आपकी क्वेरी के लिए। सर प्लीज सर। Sir, I want to question about what you told about all the nervous system, sir. Is any references of the Shat Chakras? Because in yoga we have a good role of Shat Chakras. You should can we relate all the Shat Chakra properties to this system, sir? Shat Chakras also in the asana by doing asana. So there may be. जी Thank you, sir. Sir, there may be some relation, but today's topic I was only concentrating and related with biomechanics and this particular part. But definitely there should be some relation. Like कुछ जगह पे मैंने पढ़ा भी है कि एंडोक्रिनल सिस्टम जो प्लेक्सिस वाले पार्ट से उनसे भी रिलेशन निकल सकता है। बट आज के टॉपिक में मेरा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ बायोमैकेनिक्स और मसल्स वाले पार्ट पे था। तो आई विल डेफिनेटली सी इन फ्यूचर वेदर वी कैन। षट चक्र एक पूरा अलग से एक विषय है सर, षट चक्र, और उसको भी आइडेंटिफाई करना आज के टाइम में, क्योंकि आयुर्वेद का विषय तो रहा ही नहीं, वो योग से आया है वो उसमें, और उसको जो है विषय में जोड़ा हुआ है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा विषय है वो, और बहुत सारे उसमें जो है एस्पेक्ट्स हैं कैसे हम इनको सिद्ध करें। लेकिन उनकी साधकता है, उनकी उपस्थिति है, उनकी उपयोगिता है, तो बहुत बड़ा विषय है। उस पर अलग से भी एक बार अपन कर सकते हैं सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। Thank you. और कोई एनीबॉडी एल्स? ज्ञान सिंह साहब मौजूद हैं? कमिश्नर जी आवाज सुन रहे हैं? हेलो सर, नमस्ते सर। आफ्टरनून सर। हाँ नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। Congratulations। कुंज बिहारी जी कोई सवाल पूछ रहे हैं? जी सर। थैंक यू। कुंज बिहारी जी कोई सवाल पूछ रहे हैं शिलोंग से, बताएं जी। कांग्रेचुलेशन, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आप पूछो कुंज बिहारी जी। Thank you, Gaurav sir, for your informative and insightful and knowledgeable session.